भाई ये है मई जून 2016 22, ठीक है, वेरिएंट 20, ठीक है। ये अपने पास पेपर खोल के रखो, उसकी पॉइंट्स बनाते रहना, मैं समझाता रहूँगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 का भी बोलता है द फैक्टर एंटरप्राइज एंड द फ्री वर्किंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म ऑलवेज इंश्योर अ सैटिस्फैक्टरी आउटकम फॉर कंज्यूमर्स इवन व्हेन इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट। रिपीटेड सवाल है, मार्केट फेलियर का सवाल है, ठीक है। आगे आना यहाँ पार्ट ए बोलता है यूज एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट गुड एंड पब्लिक गुड एंड एक्सप्लेन व्हाई ओनली प्राइवेट गुड विल बी सप्लाइड इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। पहले भी ये सवाल करवा चुके हैं। पब्लिक प्राइवेट का डिफरेंस बताएंगे आप, फ्री राइडर प्रॉब्लम को साथ लिंक करेंगे, प्राइवेट को क्यों प्राइवेट को यूजर नहीं बनाता। रिपीटेड पार्ट बी क्या है? पार्ट बी के अंदर बोलता है कि फ्रीली फंक्शनिंग मार्केट उसको खुला छोड़ दो, प्राइस मैकेनिज्म से अपने पास जो है वो सेटिस्फैक्टरी आउटकम आता है इवन व्हेन इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट। आप पहले उसको बताएंगे बेसिक सा प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, एक बेसिक सी डिमांड सप्लाई की डायग्राम बना के दिखाओगे, ठीक है। आपने मेरिट और डीमेरिट की बात करनी, क्योंकि उसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट। मतलब क्या? इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन फसाद की जड़ होती है, इसकी वजह से मेरिट और डीमेरिट ओवर कंज्यूम होता है और अंडर कंज्यूम हो रहा है। हाँ, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। तो आपने वो सारी बातें बताई, आपने इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन से लिंक किया, मार्केट फेलियर को लिंक किया, आपने मेरिट डीमेरिट के बताया, पॉलिसीज नहीं बतानी इसके अंदर, उसने नहीं पूछा हुआ पॉलिसीज, ठीक है। आपने मेरिट डीमेरिट बताया, फिर आप कंक्लूजन में बोलेंगे भाई इन ऑर्डर टू कंक्लूड या इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नहीं है, फ्रीली फंक्शनिंग नहीं छोड़ना चाहिए मार्केट को, क्योंकि मेरिट गुड कम बनेगा, डीमेरिट ज्यादा बनेगा, मार्केट फेलियर अपने पास होता रहेगा, एक्सटर्नल बेनिफिट एक्सटर्नल कॉस्ट अपने पास होती रहेगी, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन लाजमी है। अब वो टैक्सेस के थ्रू हो, सब्सिडी के थ्रू हो, एडवर्टाइजिंग के थ्रू हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन गवर्नमेंट को आना लाजिम है। उसके अलावा हमारे पास मार्केट सही से नहीं चल सकती। तो फ्री मार्केट को हटा के, क्या लिखा हुआ इसने, फ्री वर्किंग को हटा के हमारे पास कौन सी इकोनॉमी चलनी चाहिए, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये सब बता रहे हैं। कंक्लूजन में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, discuss why entrepreneurs might want to change the price elasticity of demand for their product and consider the extent to which it is achievable। ये वाला सेम क्वेश्चन आपके पास जो नोट्स हैं, नोट्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन है जिसकी मैंने एमएस बना के दी। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको मैं लिखा देता हूँ ना। 2016 है ना ये क्वेश्चन नंबर 2 भी है, जून 2016-22। क्वेश्चन नंबर 2 ए की भी एमएस है आपके पास, 2 बी की भी आपके पास एमएस है। अच्छा, और डिस्टिंग्विश बिटवीन इनकम नहीं, ये रहा। अच्छा, ये पार्ट ए इसका डिफरेंट है, जो आपके पास नोट्स के अंदर आंसर है क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, यही वाला है। तकरीबन सेम है, पार्ट ए को भले छोड़ दो, पार्ट बी सेम है। डिस्कस वेदर इट इज पॉसिबल एंड बेनिफिशियल फॉर अ बिजनेस टू चेंज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट, यानी कि क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग चेंज कर सके, और अगर चेंज कर रहे हैं तो क्या ये बेनिफिशियल है भी कि नहीं, ठीक है। तो ये सेम सवाल आपके पास नोट्स के अंदर गिवन है, इसकी पूरी की पूरी एमएस आपके पास ये लिखी हुई, सही। अब इसका पार्ट ए जो है वो आपको क्या बोलता है, इसका पार्ट ए आपको बोलता है explain the meaning of price elasticity of demand and using examples outline the factors that would cause demand for a product to be relatively elastic। पीईडी की डेफिनेशन दोगे, इलास्टिक को डिफाइन करोगे, इलास्टिक की डायग्राम बनाओगे, सही है। आप कोई सी भी फैक्टर, आप लग्जरी बोल दो, आप बोल दो भाई मोर इनकम जा रही होती है, सही है। फैक्टर अफेक्टिंग पीईडी लिखना है। हाँ, आप सब्स्टिट्यूट्स लिख दो, सब्स्टिट्यूट ज्यादा है अपने पास, और अपने पास कौन सा पीरियड चल रहा है, लॉन्ग रन का टाइम पीरियड चल रहा है, वो इलास्टिक होता है। अच्छा, और ये वाला क्वेश्चन, इसकी पूरी एमएस आपके पास नोट्स के अंदर गिवन है, बोलता है कि भाई क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपनी पीडी को चेंज करूं, और क्या ये बेनिफिशियल है कि मैं इसको चेंज करूं तो मुझे फायदा होगा। पॉसिबल किस किस तरीके से, आप ब्रांडिंग करो, आप जब ब्रांडिंग करते हो तो आपकी ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट होती है। यार जब एप्पल नया नया आया था तब वो मोनोपोली तो नहीं था ना, आहिस्ता आहिस्ता नाम फैलना शुरू हुआ, ब्रांड अवेयरनेस आई, ब्रांड लॉयल्टी होना शुरू हो गई, आपको मोनोपोली बैठा, ठीक है। तो आप
ब्रांडिंग अपनी करो, ब्रांड लॉयल्टी लेके आओ। दूसरा पॉइंट आप क्या ले सकते हैं, आप शिफ्ट कर लो। आप अगर मेडिसिन बनाते हो तो आप शिफ्ट करके गोल्ड बनाना शुरू कर दो, इलास्टिक हो जाएगा। अगर आप गाड़ियां बेचते हो तो आप उसको हटा के कोविड की वैक्सीन बनाना शुरू कर दो, इलास्टिक की तरफ चले जाएगा। आप सिगरेट शराबे बनाना शुरू कर दो, इलास्टिक की तरफ चले जाएगा। तो चेंज करना कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं हाँ, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम लग रहा होता है, टाइम पैसा भी जा रहा होता है। अब बेनिफिशियल किस तरीके से है, बेनिफिशियल के लिए आपने उसको टीआर के साथ लिंक करना है। आपने पीडी को टीआर के साथ लिंक करना है। इलास्टिक को लिंक करोगे टीआर के साथ और इन इलास्टिक को लिंक करोगे टीआर के साथ, ठीक है। इलास्टिक में कम कर देंगे प्राइस और इन इलास्टिक में प्राइस बढ़ा दो, सही है। तो बेनिफिशियल के अंदर ये वाली मामला आ गए। कंक्लूजन आता है, कंक्लूजन में आप लिखोगे कि यस पॉसिबल है बट नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल। यार खुद एक बात बताओ ना, आपकी कपड़े की दुकान है, आपने कपड़े की दुकान बंद करके सेम ARY ज्वेलर्स के सामने ही एक अपनी गोल्ड की दुकान खोली, कंज्यूमर किसके पास जाएगा? उसकी ब्रांड लॉयल्टी, उसका नाम एक बना हुआ है। तो बेनिफिशियल हर बार हो ये लाजमी नहीं है, लेकिन ये चीज पॉसिबल है कि हाँ मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। कोई मसला मुस्कान इन दो क्वेश्चंस के अंदर? बताएं। चलो क्वेश्चन 4 पे आओ, पार्ट बी। Discuss the advantages and disadvantages of supply side policy and consider its effectiveness in an economy that is facing labor shortage. सप्लाई साइड पॉलिसी के बारे में उसने पूछा, बोला कि भाई फैक्टर्स बताओ जिसके अंदर हमारे पास मुल्क में लेबर शॉर्टेज चल रही है, तो वो किस तरीके से मामला हल होंगे। पार्ट ए बोलता है यूजिंग एग्जांपल्स एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड सप्लाई साइड पॉलिसी। अब देख ये सेम सप्लाई साइड का लिंक इसने पार्ट बी में भी पूछा हुआ, तो पार्ट ए में सप्लाई साइड को इतना लंबा मत करना, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताना, मनी सप्लाई को आप जो हो क्या इंस्ट्रूमेंट्स है ना, मनी सप्लाई के बारे में बताना, मनी डिमांड के बारे में बताना, मनी सप्लाई को बढ़ा के दिखा देना जिससे आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। 4 मार्क्स। सप्लाई साइड पॉलिसी के अंदर शॉर्ट रन वाले की बात करना, शॉर्ट रन जैसे कि सब्सिडी हो गई, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैंने रिमूव कर दिया, इसकी बात कर लेना, ठीक है। ट्रेनिंग वेनिंग की बात नहीं करना। एक बेसिक सी यू डायग्राम बना के एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम को ऐसा एग्रीगेट सप्लाई को आगे बढ़ा के एक बेसिक सी डायग्राम बनाते हैं, सही है। 8 मार्क्स यहाँ। Discuss the advantages and disadvantages of supply side policy and consider the effectiveness of in an economy facing labor shortage. आपने सप्लाई साइड पॉलिसी के लॉन्ग टर्म के बारे में बात करना है। आप बताएंगे कि यार ये हमारा पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल आगे चले जाता है, हम हाइपर इन्फ्लेशन से बच जाते हैं, ठीक है, हमारे मुल्क की औकात बढ़ जाती है, हमारा पोटेंशियल बढ़ जाता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, जाहिर सी बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाने में, मशीन लाने में टाइम लग रहा होता है, फौरन से ये काम नहीं होते, सही है। उसके बारे में लिखना थोड़ा सा, बोलना रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, अगर लेबर शॉर्टेज मेरे पास चल रही है तो मुझे लेबर को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग के पहले एडवांटेजेस लिखना कि प्रोडक्टिव होता है, लेबर एफिशिएंसी बढ़ती है। लेकिन डिसएडवांटेजेस में लिखना क्या, ट्रेनिंग टाइम कंज्यूमिंग होती है, फौरन से ट्रेनिंग नहीं होती, इसके अंदर पैसा लग रहा होता है, टाइम लग रहा होता है, ठीक है। फिर आप कंक्लूजन में बोलेंगे कि यार सप्लाई साइड पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्यों? क्योंकि अपने पास एक तो प्राइस भी कम हो रही होती है, यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी भी अचीव हो गई, साथ ही साथ जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। इसके मतलब है कि अपनी इनकम बढ़ रही होती है, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ रहा होता है। तो एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा तो लेबर शॉर्टेज अपने पास, जब मैं ट्रेन करूंगा वर्कर्स को तो लेबर की जो शॉर्टेज थी वो शॉर्टेज कम होना शुरू हो जाएगी। तो ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज किसके अंदर आता है, सप्लाई साइड पॉलिसी के अंदर, समझे। क्लियर है? हाँ लेकिन मैक्रो भी रह जाके पढ़ूंगा, मतलब माइक्रो तो पढ़ चुका, मैक्रो वापस रिवाइज मैक्रो के बाद 12 को पेपर है ना। समझ गया भाई, ठीक है। आप निकाल रहे हैं अपन लोग अगला नवंबर 16। एक तो आपको बोले 2 को तो
तो नहीं है ना? 30 आपकी पड़ रही है नहीं, 3 को तो पहले हो जाता, 3 या 4 को पड़ी। मतलब मेरा 2 को मतलब मेरे रमजान में भी पड़ा। मई जून 2016 2-3 अक्टूबर नवंबर 16 खोलो 22। वेरिएंट सबसे आखिर में करना अगर टाइम मिलता है तो, वेरिएंट्स वरना हाथ भी नहीं लगाना वेरिएंट्स, जो मिलता है 16 कर दो। सिर्फ अपना वेरिएंट करो, तभी तो तुम्हारी पड़ रही है। वेरिएंट्स डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट होता है, एक ही होता है। एक नहीं होता ना। ये तो क्वेश्चन माइक्रो नंबर देख के सही है, माइक्रो मैक्रो भी नहीं समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, discuss how habit forming demerit good and good with lots of substitutes are each likely to respond to price rises and consider the extent to which knowledge of their likely response would be useful for government policy makers। में 3 बातें उसने पूछी, एक demerit good, दूसरा lots of substitute यानी कि elastic good, और तीसरा यूजफुलनेस फॉर गवर्नमेंट इस चीज की। ठीक है, अब पार्ट ए पे आओ। Explain with the help of diagram what happens in the market for a product when the price of substitute increases and how economists would measure the relationship between these two products। एक्चुअली की बात XCD की बात कर रहे हैं आप, XCD से स्टार्ट करेंगे, XCD की डेफिनेशन देंगे, XCD का फॉर्मूला बताएंगे, आप बताएंगे अब लेकिन फॉर्मूला अपन इसमें कॉम्प्लीमेंट्री में ही जाएंगे, नहीं, अपन जाएंगे वीक और क्लोज में। वीक और क्लोज सब्स्टिट्यूट आएगा इसके अंदर क्योंकि इसका पूरा फोकस सब्स्टिट्यूट के ऊपर है। ठीक है ना, तो अब वीक एंड क्लोज की बात करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की 3 डायग्राम्स बनेगी, एक बेसिक वाली, एक वीक वाली बेसिक वाली और एक क्लोज वाली, नॉर्मल अपवर्ड स्लोपिंग। ना ना, नॉर्मल अपवर्ड स्लोपिंग ऐसे, ये प्राइस ऑफ वाई और क्वांटिटी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये 8 में से 8 आपको यहाँ पे मिलते हैं। पार्ट बी बोलता है डिस्कस हाउ हैबिट फॉर्मिंग डीमेरिट गुड, ठीक है, एंड गुड्स विद लॉट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स आर ईच लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू प्राइस राइज, प्राइस बढ़े। ठीक है, पहले आपने डीमेरिट को डिफाइन किया, डीमेरिट को एक्सप्लेन किया, उसकी आपने डायग्राम बना दी। डीमेरिट की कौन सी डायग्राम है? डीमेरिट का जिसके अंदर आपकी सप्लाई बढ़ रही है। ठीक है, डीमेरिट की डायग्राम तो होनी तो नहीं चाहिए, मतलब डीमेरिट की डायग्राम इसमें मतलब प्रूफ क्या हो रहा है? एक तो बेस उसके अंदर ये प्रूव हो रहा होता है कि डीमेरिट गुड जो है वो ओवर कंज्यूम हो रहा होता है। देखो क्वांटिटी यहाँ पे होनी चाहिए थी लेकिन हम लोग इधर कंज्यूम कर रहे होते हैं ना, मतलब सप्लाई बढ़ रही है ना, सप्लाई बढ़ रही होती है। अब उसने आपको बोला कि यार प्राइस बढ़ने से इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, पहले तो डीमेरिट बता दिया, फिर आपने लॉट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट यानी कि इलास्टिक गुड के बारे में बता दिया, पीईडी को नहीं डिफाइन कर, सही। अच्छा अब सुनो, डीमेरिट गुड है, इसकी डिमांड कैसी होती है, इनइलास्टिक होती है। डीमेरिट गुड की डिमांड कैसी होती है, इनइलास्टिक होती है। तो अगर मेरे पास प्राइस बढ़ती है तो इस तरह का इफेक्ट आएगा, बता देना उसको कि प्रोड्यूसर का रेवेन्यू बढ़ेगा, कंज्यूमर के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, कि ज्यादा बढ़ेगा कंज्यूमर के ऊपर चले जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर बताने की जरूरत ही नहीं। सही है, टोटल अब रेवेन्यू का मेरे पास जिक्र कर सकते हो आप, क्योंकि प्रोड्यूसर के ऊपर फायदा जा रहा है ना इस चीज का, प्राइस किस तरीके से बढ़े। फिर आप इलास्टिक की बात करेंगे, आप इलास्टिक की डायग्राम ऐसे बनाओगे जिसके अंदर आप प्राइस को बढ़ा के दिखाओगे, हल्की सी प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी बहुत ज्यादा से कम हो जाएगी। सही है, अच्छा ये तो हो गया मामला प्राइस इंक्रीज का। अब तक आधा सवाल है गवर्नमेंट के लिए किस तरह यूजफुल है ये। तो यूजफुलनेस ऑफ पीईडी फॉर गवर्नमेंट में इलास्टिक का आपको याद है कि अगर मैं बाहर से माल इंपोर्ट करवाता हूँ तो मैं उसके ऊपर टैरिफ वगैरह टैक्सेस लगा दूँ ताकि लोग जो है वो उसको ना खरीद के डोमेस्टिक पे आ जाए। तो किसी भी गुड की कंजम्पशन कम करानी होती है तो गवर्नमेंट जो है इलास्टिक के ऊपर टैक्सेस लगा देती है, और अगर किसी भी गुड की कंजम्पशन बढ़ानी है और उसकी डिमांड इलास्टिक है तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देके इंक्रीज करवा देगी। यूजफुलनेस ऑफ पीडी टू गवर्नमेंट कैसा फायदा होता है? एक तो ये होता है कि आप सनसेट और सनराइज सनसेट और सनराइज इंडस्ट्रीज के बाद दूसरा पॉइंट क्या था? वो इलास्टिक का उसका आ रहा है। ठीक है, कंजम्पशन बढ़ानी है या कंजम्पशन को कम कराना है गवर्नमेंट इस तरीके से। अब डीमेरिट गुड है, डीमेरिट गुड के अंदर अगर गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दे तो गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको तो पता है कि यार इसकी डिमांड नहीं लास्ट है, बंदा तो फिर भी नहीं छोड़ेगा, पीता रहेगा सिगरेट, तो गवर्नमेंट को उससे ये फायदा। सही। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, discuss the policies that government might adopt to increase price elasticity of supply of agricultural goods in an economy and consider which policy is likely to be effective।
पार्ट ए बोलता है एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर्स दैट कॉज सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट टू बी प्राइस इन इलास्टिक, यानी कि आपने पहले पीईएस को एक्सप्लेन किया, आपने फॉर्मूला बताया, आपने पीईएस इन इलास्टिक के बारे में बताया। वही लॉन्ग रन नहीं, इलास्टिक का शॉर्ट रन टाइम पीरियड का। हाँ, और दूसरा पॉइंट है शॉर्ट रन लॉन्ग रन हो गया, नेचर ऑफ गुड हो गया, नेचर ऑफ गुड, और वो दूसरा ईज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ईज एंड कॉस्ट ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, कोई से भी 2 लिख देना। तो ये डिस्कस डिस्कस के गवर्नमेंट जो है वो क्या पीईएस को इंक्रीज कर सकती है एग्रीकल्चरल गुड्स के, पीईएस को इंक्रीज कर सकती है, और अगर कर सकती है तो कौन सी पॉलिसी सबसे ज्यादा इफेक्टिव। तो आप फैक्टर्स के बारे में बताएंगे, आप बोलोगे कि पहला तो टाइम पीरियड को ना नीचे लिख देना, टाइम पीरियड पार्ट बी में लिखना, क्योंकि लंबा पॉइंट है, एक्सटेंसिव जा सकते हो इसके। टाइम पीरियड पार्ट बी में लिखना, टाइम पीरियड के बारे में बताना, सही है। उसके बाद आप बताना कि भाई फैक्टर वो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज दो, ट्रैक्टर दो, इनको जो है वो पेस्टिसाइड्स वगैरह दो, फर्टिलाइजर दो, जिससे इनकी सप्लाई बढ़े, फसल अच्छी हो गई। ठीक है, आप क्वेश्चन क्या है पॉलिसी, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट किस तरह अपनी पीएस बढ़ा सकती है। गवर्नमेंट किस तरीके से प्रोड्यूसर्स की पीईएस बढ़ा सकती है। हाँ, प्रोड्यूसर्स की पीईएस किस तरीके से बढ़ा सकती है, किन प्रोड्यूसर्स की जिनकी डिमांड क्या है, एग्रीकल्चर। अच्छा, आपने यहाँ पे प्राइस इन इलास्टिक का लिखा था ना, आपने यहाँ पे प्राइस इन इलास्टिक का लिखा था ना, तो आप यहाँ पे प्राइस इलास्टिक का लिख देते। क्या क्या बताया मैंने, टाइम पीरियड बताया, मैंने आपसे कहा कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, फिर आप बोलोगे वो वाला पॉइंट ईज एंड कॉस्ट ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, यानी कि कैपिटल टू लेबर और लेबर टू, कि यार उनको इतनी अवेलेबिलिटी दो, इतनी ट्रेनिंग दो, इतनी अकल समझ दो कि वो फौरन से स्विच कर सके। जब वो फौरन से स्विचिंग मारेंगे तो उनको जो है वो इलास्टिसिटी इलास्टिक हो जाएगी। अच्छा, कंक्लूजन में आप बोलेंगे कि यार बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिसी जो हमारे पास है ना, वो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्या भाई हमारे पास जो है वो रॉ मटेरियल हमेशा अवेलेबल हो, हमारे पास पेस्टिसाइड्स वगैरह अवेलेबल हो, लेकिन मसला क्या है कि ये गुड कैसा है, एग्रीकल्चरल, यानी कि पेरिशेबल नेचर का होगा। पेरिशेबल नेचर का मतलब है कि ये एक सर्टेन टाइम तक जिंदा रहता है, फिर ये खराब हो जाएगा। तो गवर्नमेंट भले कुछ भी कर करके पीएस को ऊपर नीचे करे, रिसोर्सेज के थ्रू या किसी के थ्रू, लेकिन क्योंकि इस प्रोडक्ट का नेचर ही ऐसा है, आप भले कितनी भी कोशिशें कर लो, आप इसकी डिमांड को, इसकी सप्लाई को इलास्टिक सही तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि इसका वो है पेरिशेबल इन नेचर। इलास्टिक नहीं कर सकता मतलब क्या, ज्यादा देर रख नहीं सकते। जैसे ये है टेबल है, इसको मैं 10 साल भी छोड़ दूं एक वेयर हाउस में चलती रहेगी। डिमांड के इलास्टिक के हिसाब से सप्लाई की बात है, हाँ, इसकी सप्लाई इसकी सप्लाई टेबल की इलास्टिक है कि मैं इसको लंबा छोड़ सकता हूँ, आज नहीं बिकेगी अगले महीने बिक जाएगी, 2 महीने बाद बिक जाएगी, साल बाद बिक जाएगी। लेकिन अगर मैं सेबों के मामले में ये चीज करूँ या आम के मामले में ये चीज करूँ, क्या आम बिकेगा 1 महीने बाद? वही सेम आम सड़ जाएगा ना यार, 3-4 दिन में खराब हो जाता है। तो एग्रीकल्चरल गुड का नेचर ही ऐसा होता है कि वो इतना लंबा सरवाइव नहीं कर सकता। सही है, पेरिशेबल गुड इलास्टिक होते हैं, नॉन पेरिशेबल गुड इलास्टिक, नॉन पेरिशेबल इलास्टिक होता है, पेरिशेबल इलास्टिक। 4B, discuss the policy options available to a government faced with inflation and consider which is most likely to be effective, यानी कि policies to solve inflation की बात है। ठीक है, explain what is used as money in a modern economy and how an increase in quantity of money can cause price to rise। देखो, मनी की पहले डेफिनेशन देना। मॉडर्न इकोनॉमी को जब वो लिंक करता है ना, आप डेबिट कार्ड की बात करोगे, आप क्रेडिट कार्ड की बात करोगे, आप चेक बुक्स की बात करोगे, आप ब्लॉकचेन की बात करोगे, क्रिप्टो करेंसी की बात करोगे, सही है, क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमी। ये हो गया 4 मार्क्स। फिर उसने बाकी के 4 मार्क्स आपको कहाँ पे देने, यहाँ पे आप बताएंगे कि भाई अगर मेरी मनी सप्लाई बढ़ती है तो उससे इंटरेस्ट रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उससे सेविंग कम होती है और स्पेंडिंग क्या होती है, बढ़ जाती है। स्पेंडिंग बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगी, उससे भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, ऐसे बताना है आपको। समझते बात। पॉलिसीज टू सॉल्व इन्फ्लेशन, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी और सप्लाई साइड पॉलिसी। ठीक है, और आपने कंक्लूजन किसके फेवर में देना है, सप्लाई साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स,
कि हमारे पास प्राइस भी कम होती है, हमारे पास प्राइस भी कम होगी, साथ ही साथ हमारी जो इनकम है वो भी। मैक्रो में लिखने के लिए बहुत कुछ है। मैक्रो आसान है, एएस में तो मैं मैक्रो ही रेकमेंड करता हूँ कि हमेशा मैक्रो का। मैं उधर में ये गलती करी थी, मैक्रो अटैम्प्ट ही नहीं किया था एक क्वेश्चन भी, क्योंकि मैक्रो में मुझे नहीं समझ में आया था, हाथ सोचता पड़ा सर आती है। मैं हूँ भाई। अबे यार वो दूसरा कौन है, मैं आपको नाम बताया था, नाम याद है, कराची में रहता है वो, जरा मुश्ताक का असिस्टेंट भी है, कौन? फहाद मुनाफ पारे, जानते हो? रिकॉर्ड हो रही है। क्या फर्क पड़ता है, मैं घर पे आ जाएगा छोड़ो, जिसने भी पढ़ाया छोड़ो, तो ये तो डिलीट हो गया ना। एक्स्ट्रा डिलीट कर दूंगा, इसमें चल रही है। चलो खैर मसला नहीं। तो नहीं तो उसने मैं आज ही करा, मैं कहा पढ़ाया था मुझे, मैक्रो समझ में नहीं आया। चलो मैं जो वो भी है, माइक्रो अटेम्प्ट अभी तो आ गया समझ में। वही कह रहा हूँ, माइक्रो अटेम्प्ट किया था, मेरा पी बना, मलिका ने मैक्रो अटेम्प्ट किया था उसका ये था। अब रिवीजन कर लेना मैक्रो का, और पेपर में कोशिश करना मैक्रो ही अटेम्प्ट करो। मैक्रो का सवाल बहुत आसान आता है, देख कैसा सवाल है, बेकार सवाल है, मैक्रो पढ़ा नहीं है शायद, रिवाइज करना है। ठीक है, एक और पेपर करना है या बहुत है? करवा बाकी दो। सो काफी है, मैं क्वेश्चन करूँ फायदे को पढ़ने का फायदा, क्वेश्चन करें